हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये पहली बार आपके लिए मैराथन क्लास इंग्लिश का लाया गया। अभी पूरे यूट्यूब पर कोई लाएगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से बना रहा हूं और आपको मैराथन क्लास मिलेगा और आज ही। और आपको 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेना है इस वीडियो को देखकर। इसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज, स्टैंजा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेज एंड प्रीपोजिशन एंड आपका एक्टिव पैसिव वॉइस एंड आपका जो पोएम है, सब कुछ डिस्कस किया गया है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आपको 20,000 लाइक तक ले जाना है। 20,000 लाइक तक अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो एंड चैनल पर नया हो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10 की जबरदस्त तैयारी, धमाका वाला सीरीज लाया जाएगा। जबरदस्त तैयारी की जाएगी एंड चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। बस आपका एक या एक हफ्ते बाद आपका एक चैप्टर का एक घंटे या फिर आधा घंटे की पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश या फिर आप सोशल साइंस सब कुछ का। बस केवल करना क्या है, इंग्लिश का भी। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैराथन क्लास 70 नंबर बिल्कुल पक्का। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज मैं 2 इंपॉर्टेंट पैसेज भी बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक जरूर आएगा, लेकिन ये भी सीखेंगे कैसे हल किया जाता है पूरा आपका बेसिक टू एडवांस तक। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और मैं आपको 2 पैसेज सिखाने वाला हूं, एक तो ये है एंड एक ये न्यू आपका है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पैसेज कैसे हल किया जाता है ये तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन पहले हम पैसेज देख रहे हैं कौन सा पैसेज पहले हल किया जाएगा। तो पहले हम लोग इसे हल करते हैं, फिर हम लोग इसे हल करते हैं। ठीक है, और आपके लिए ये दोनों पैसेज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो फिर ये कलर है तो इसलिए अच्छा है। द हाउस आपको पहले इसे पढ़ना है। ठीक है, पहले आप इसे ध्यान से पढ़ो एक बार। अगर आप इसका हिंदी मीन्स निकाल लेते हो तो निकालो, क्योंकि बिना हिंदी मीन्स के आप बहुत अच्छे से पैसेज हल नहीं कर पाओगे। तो पहले इसको पढ़ो कि द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए ला हिल। यानी कि द हाउस, जो वो घर था ना, जो वो घर था ओनली वन, एक, मतलब एक था पूरे इंटायर वैली पर। यानी कि वो जो था पूरे घाटी पर केवल एक अकेला था। क्या था? घर था। ओके, मतलब यहां कहने का अर्थ है पहाड़ की चोटी पर वो एक अकेला केवल घर बना हुआ था। सेट मतलब स्थित था द क्रेस्ट ऑफ ला हिल, यानी कि पहाड़ की चोटी पर, और इंटायर वैली मतलब पूरे घाटी पर। ओके, यहां से आपको समझ में आया कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ला हिल। वो घर जो पूरे घाटी पर एक ही था, जो कहाँ स्थित था? पहाड़ की चोटी पर स्थित था। ओके, फ्रॉम हिज हाइज यानी कि इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि उसकी इतनी ज्यादा ऊंचाई थी कि उसकी ऊंचाई से कोई भी एक व्यक्ति कुड मतलब सकता था, सी मतलब देख सकता था, रिवर नदी, एंड और अपने खेत, मतलब वो अपने नदी को देख सकता था और फूलों से लदे हुए पके हुए मक्के के उन खेतों को भी देख सकता था। ओके, यहां कहने का अर्थ है कि यहां होता है फ्रॉम हिज हाइज, यानी कि उसकी ऊंचाई से, वन कुड एक आदमी जो है वो देख सकता है, सी द रिवर यानी कि जो नदी है, एंड और द फील्ड यानी कि जो फसल है, ऑफ द राइप को कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, जो मतलब फूलों से लदी हुई पके हुए मक्के के फसल को देख सकता था, मतलब वो मक्के का फसल बोया हुआ था। ठीक है, डैट और ऑलवेज प्रॉमिस ये गुड हार्वेस्ट, और हमेशा जो मतलब लेंचो सोचता था कि ऐसा क्या सोचता था कि हमेशा एक अच्छी फसल का भरोसा रखता था कि होगा, अच्छा फसल होगा, क्योंकि उसे प्रॉमिस था कि हमारी फसलें अच्छी होती हैं तो अब की बार भी होंगी। ठीक है, कोई पहाड़ फाट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में हो गया कि बहुत ज्यादा ओले गिरने लगे तो इनका फसल खराब हो गया, लेकिन मदद भी मिल गया था। द डे थिंक द अर्थ नीडेड वाज डाउन ओवर ऑफ एटलीस्ट ये सॉवर, यानी कि यहाँ कहने की अर्थ है कि धरती को केवल एक चीज की आवश्यकता थी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, यानी कि द ओनली थिंग्स केवल एक चीज की, द अर्थ यानी कि धरती को, नीड मतलब आवश्यकता थी, वाज भी लेना थी, और वो क्या था? डाउन पोर और एट लीस्ट सोवर, यानी कि एक मूसलाधार वर्षा की या फिर कम से कम बौछार की। ठीक है, यहां कहने का अर्थ है डाउन पोर मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, एंड या सोवर यानी कि या फिर
धीरे धीरे बौछार की। ठाट आउट द मॉर्निंग लैंचो हु नो हिज फील्ड इमीडिएटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ एंड ईस्ट। ये नॉर्थ एंड ईस्ट लिखा हुआ है। तभी क्या हुआ कि मतलब वह भी तेज मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार या फिर लैंचो जो अपनी खेत के पूर्व परिचित था, मतलब द लैंचो, यहाँ देखो लैंचो हु नो, वह जानता था हिज फील्ड, यानी कि अपने खेत को जानता था, अपने खेत से परिचित था। तभी क्या हुआ कि परिचित था और प्रातः काल से ही पूर्व उत्तर यानी कि नॉर्थ एंड ईस्ट यानी कि उत्तर और पूर्व और आसमान देखने से अतिरिक्त कुछ नहीं किया था, मतलब वही देख रहा था कि वर्षा होगा या नहीं। तो आपको मैंने इसका पूरा हिंदी मीन्स बता दिया। अब हिंदी मीन्स आपको समझ में आ गया। अब इसके हम सब क्वेश्चन रिलेटेड देखते हैं। यही ट्रिक होता है कि पहले हिंदी मीन्स आना चाहिए। तो इसका हिंदी मीन्स आपको आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट कहाँ गया? फर्स्ट यहाँ बैठे हैं भाई, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन एंड द राइटर ऑफ दिस पैसेज रिटन एबव, यानी कि जो ऊपर दिया हुआ है पैसेज उसके लेखक मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम क्या है। तो फिलहाल आप लोगों को रेफरेंस लिखना है, जो कि ऑलरेडी बताया गया है कई बार कैसे लिखा जाता है। नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। ओके, तो देखो यहां लिखना क्या है, मैं यहां अच्छे से समझाता हूं। यहां आप इसका आंसर लिखना है कि द नेम ऑफ द लेसन, थोड़ा ऑफ द लेसन, यानी कि लेसन का नाम क्या है, इस मतलब है तो लेसन का नाम क्या है, तो लेसन का नाम आपको पता होगा। यहाँ इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, कॉमा लगा दो, एक कॉमा बहुत है। ओके, तो यहां लिखना है ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड। ओके, अब देखो ये तो हो गया लेसन का नाम, बट राइटर का क्या नाम है, ऐसे आप लिखना एंड सॉरी ब्लू एंड नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ, ऐसे आपको लिखना रहता है रेफरेंस, और आप लोग करते क्या हो, भूल जाते हो। ठीक है, डबल टी लिखो या एक टी, कोई दिक्कत नहीं। राइटर इज, इनके राइटर का क्या नाम है, तो राइटर का नाम है GL फ्यूंट्स, GL फ्यूंट्स। तो ये हो गया लेखक मतलब पाठ का नाम एंड इसके राइटर का नाम। कुछ इस टाइप से आपको लिखना रहता है अगर रेफरेंस कहा जाए या फिर ये क्वेश्चन कहा जाए। और यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। कितने मार्क का पूछा जाता है? 2 मार्क का। ओके, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। आओ और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर देख लो भाई, इसका आंसर क्या होगा पहले मैं आपको समझा दूं है क्या ये। ठीक है, लिखा हुआ है Where was लेंचो हाउस लोटेड, यानी कि जो लेंचो का घर था वो कहाँ स्थित था, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो आपको पता है कि नहीं पता है? पता है ना, तो आपको लिखना है लेंचो हाउस, हाउस एंड वाज लगा दो, लोकेटेड, कहाँ स्थित था? अभी मैंने पैसेज में दिखाया है ऑन द, इसमें कहाँ है, रुको पैसेज दिखाते हैं। लेंचो का घर कहाँ स्थित था, ये देखो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए ला हिल, यानी कि ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए ला हिल, इसी में सब है, ये देखो। ठीक है, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल, सब इसी में आपका दिया हुआ है। करना क्या है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसी में ये आंसर दिया हुआ है, इसी पैसेज में इसका भी आंसर है और इसी पैसेज में इसका दूसरा का भी आंसर है। व्हाट वाज लेंचो डूइंग थॉट आउट द मॉर्निंग, यानी कि लेंचो जो था, लेंचो
लेंचो सुबह से लेंचो क्या सोच रहा था? तो आपको पता है कि मतलब सोच रहा था कि बारिश हो, या फिर वो अपना जो स्काई है, आकाश है, वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ देख रहा था सुबह से। ये क्या कर रहा था? देख रहा था। बस ये आपका सही आंसर है। तो यहां से आप लिख लो आंसर, आंसर लिखो एंड अंडरलाइन कर लो, ठीक है। लेंसो, अब यहाँ आंसर देखो, यहाँ थर्ड आउट लिखा हुआ है, थर्ड आउट द मॉर्निंग, थर्ड आउट द मॉर्निंग, यानी कि मैंने यहीं से ये चीज इतना ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन में से आंसर आपको ढूंढना पड़ता है। तो क्या सोच रहा था? लेंचो, देखो मैं इसी में आपको दिखाऊं, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? द थर्ड, या लेंचो, द थर्ड आउट ऑफ द मॉर्निंग, लेंचो। अब इसी तरह बिल्कुल नहीं लिखना है। लेंचो, अब लुकिंग मतलब क्या देख रहा था, तो इसका आपको थोड़ा अपने तरफ से मिलाना पड़ेगा। लेंचो वाज लुकिंग, लुकिंग एट द स्काई, मतलब आकाश को देख रहा था। किधर की ओर? चार दिशाएं होती हैं, तो किधर की ओर देख रहा था? टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम कुछ पैसेज तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा अच्छे से। मतलब कुछ पैसेज आप बैठ जाओ, एक दो पैसेज डेली सॉल्व करो, अपना टारगेट बनाओ, तभी तो आप अच्छे मार्क अचीव कर पाओगे। तो यहाँ ये हो गया। पहले पैसेज में मैंने 3 क्वेश्चन देख लिया, और ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क के आते हैं। अब भाई आई होप कि 4 मार्क के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो 2 ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये है पहला पैसेज, ठीक है। दूसरे पैसेज की अगर बात की जाए तो वो कौन सा लेंगे? तो वो है आपका तीसरे चैप्टर से मैं लेता हूँ, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा हम लोग बात करते हैं इस पैसेज की, एंड आपको भी समझ में आ ही जाएगा। देखो, ये है पैसेज नंबर 2, और 2 का क्वेश्चन यहाँ नीचे है। ये है पैसेज नंबर 2। ये आपका जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? वो है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि फ्लाइंग के बारे में 2 कहानियां, ठीक है। तो देखो, द यंग, समझना सब कुछ अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो, द यंग सिगल वाज अलोन ऑन हिज लेड, यानी कि जो नन्हा सा सिगल था, नन्हा, यंग मतलब नन्हा, सिगल, सिगल ये नाम है, ठीक है। सिगल, वाज मतलब था, चट्टान पर अकेला था। यहाँ लेड मतलब होता है चट्टान, और एलोन मतलब होता है अकेला। ऑन हिज लेड, यानी कि जो यंग यानी कि नन्हा सा सिगल था, वो चट्टान पर अकेला था। अर्थ निकालो तो सब कुछ निकल जाए, ढूंढो तो भगवान मिल जाए। तो ऐसे में आप अर्थ निकालना चाहो तो सब कुछ मिल जाए, क्या दिक्कत है। अब देखो, लिखा हुआ है हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, यानी कि जो उनके 2 ब्रदर थे, उनके 2 भाई थे। कौन थे? उनके दोनों भाई और उनकी बहनें, ठीक है। हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, यानी कि यहाँ कहने का क्या अर्थ है कि उनके 2 भाई और उनकी दोनों बहनें पिछले दिन उड़ चुके थे, मतलब उड़ रहे थे, मजे ले रहे थे, मतलब उड़ना, उड़ रहे थे। तो यहाँ फ्लोन मतलब होता है उड़ना, इसका सेकंड फॉर्म है। और अवे द बिफोर मतलब उसके पहले दिन, यानी कि बिफोर मतलब पहले, डे मतलब दिन, यानी कि उनके दोनों भाई और दोनों बहनें क्या कर चुके थे? मतलब पहले ही या पिछले दिन उड़ चुके थे। ओके, यहां लिखा हुआ ही हैड बीन अफ्राइड टू फ्लाई विथ देम, यानी कि जो सिगल थी, सिगल की बात की गई है। सिगल, सिगल क्या था ना कि वह उसके साथ उड़ने से डर गया था, ठीक है। उसके साथ उड़ने से डर गया था, क्यों? क्योंकि उन्हें उड़ना मतलब उड़ते हो तो डर तो लगेगा ही। तो वहां जब सिगल डर रही थी कि उड़ने से, ठीक है, जैसे ही हैड, वह हैड अफ्राइड मतलब डरना, टू फ्लाई यानी कि उड़ने से, विथ देम उनके साथ वह उड़ने से डर रही थी। सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेड एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, वी केम ए फ्राइड, यानी कि यहाँ इतना बड़ा आपका पैसेज है, और यहाँ कहने का अर्थ है किसी तरह से जब वह चट्टान के किनारे तक थोड़ा आगे दौड़ा,
किसी तरह से जब वो फॉरवर्ड मतलब आगे, रन मतलब दौड़ना, किसी तरह से जब वो चट्टान के मतलब जो चट्टान है, चट्टान से मतलब थोड़ा आगे दौड़े और अपने पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया। ये चिड़िया का कहानी है। तो जो चिड़िया थी वो फड़फड़ाने का प्रयास किया और वह डर गया। क्या हुआ? वो डर गया। ही बिकेम अफ्राइड, वह डर गया। समझ में आया? हिंदी मीन्स समझ में आया? हिंदी मीन्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कहने का था द यंग सिगल वाज अलोन ऑन द लेड, यानी कि जो सिगल था वो अकेले चट्टान पर बैठा हुआ था। हिज टू ब्रदर्स, उनके दोनों भाई, और हिज सिस्टर्स यानी कि उनकी जो बहन थी, हैड ऑलरेडी फ्लोड अवे द बिफोर, यानी कि वो पहले मतलब पहले ही उड़ चुकी थी। एंड ही हैड बीन अफ्राइड टू फ्लाई, और वह उनके साथ उड़ने से डर रही थी। सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड, और वो चट्टान से क्या हुआ? चट्टान से थोड़ा आगे दौड़ी और अपने पंख को फड़फड़ाने का प्रयास किया। ठीक है, यानी कि द विंग, जो आपने पंख को फहराने का प्रयास किया, तब भी वह डर रही थी। तो यहाँ आपका इतना ही है इसका हिंदी मीन्स, और हिंदी मीन्स में कुछ नहीं है। अब इससे रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन को देखेंगे तब आएगा मजा। देखो 2 क्वेश्चन कौन से हैं? पहला तो वही लेसन का नाम एंड राइटर का नाम, वही चीजें हैं। ठीक है, तो आ जाओ पहले हम लोग लेसन का नाम और इसके राइटर का नाम देख ही लेते हैं। देखो लेसन का नाम क्या है वो तो मैंने बता दिया कि नहीं बताया, पता चल गया होगा। पेन थोड़ा देखो, यहां आपको लेसन का नाम तो पता चल गया होगा, आंसर देख लो। यहां आपको लिखना है द नेम ऑफ द, उसी तरह से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। द नेम ऑफ द लेसन इज, लेसन का नाम क्या है तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। 2 स्टोरीज, थोड़ा यहां आएगा नहीं तो नीचे देखना, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, अब देखो, अब आपको क्या लिखना है? तो लेसन का नाम एंड द नेम ऑफ द राइटर, यानी कि राइटर का नेम इज मतलब है, आ जाओ राइटर का नेम देख लेते हैं। लेम ओ एंड ये भी नहीं देखो एफ है। देखो यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, फ्लेडेटरी। ओके, तो ये आपका हो गया लेसन का नाम एंड इसके राइटर का नाम, बस इतना आपको समझना है। ओके, ये आपका लेसन का नाम है एंड पार्ट का नाम है। लेसन का नाम ये है, ठीक है, और पार्ट का नाम ये है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये टी है भैया, टी है टी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। दूसरा क्वेश्चन है कि हु वाज सिटिंग अलोन ऑन द लेड, यानी कि जो चट्टान था, चट्टान पर अकेला कौन बैठा हुआ था? चट्टान था, चट्टान पर कोई अकेला बैठा हुआ था, पैसेज में मैंने बताया था। तो आ जाओ उसी पैसेज में, देखो पैसेज में उठाता हूं और उसी में दिखाता हूं। देखो द यंग सिगल वाज अलोन ऑन हिज लेड, यानी कि चट्टान पर जो यंग सिगल था, छोटी सी नन्ही सी सिगल, वो अकेली बैठी हुई थी। तो यहां आपको वही लिख देना है आंसर में जो पैसेज में लिखा हुआ है। कुछ है नहीं, आपको समझना है केवल, ठीक है। तो यहां आपको लिखना है द यंग seagull was sitting on the lid। ओके, यहां से आपको ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से आपको 2 इंपॉर्टेंट पैसेज समझाया गया।
पैसेज ही नहीं बल्कि उसको बताया गया कैसे किया जाता है। चैप्टर्स का नाम भी आपको समझ में आया हो गया, लेसन का नाम जो आपका चैप्टर के राइटर हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। और ये दो आपके लिए आईएमपी हैं, इसलिए मैंने बात किया है दोनों की। और दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है दोनों पूछ लिया जाए और लगा के कह दिया जाए इसे करो या फिर इसे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कहता है थोड़ा अंदर से। तो इसलिए आप लोग जरूर तैयार कर लेना, तैयार ही करके जाना, और तैयार हो जाएगा। अगर इस वीडियो को एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 3 बार में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर याद हो जाएगा। तो ऐसे में ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस कर लिया, और ये दोनों आप लोग इसे नोट कर लेना, या फिर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है पूरा, एंड अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दोनों का ले लो। अब आपको अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक लाइक मांग रहा हूं आप लोगों से। देखो पहला जो आपका पोएट्री का चैप्टर है वो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। पहले मैं आपको पोएट्री वाला जो आपका रेफरेंस आता है, जो आपका मतलब स्ट्रेंजा आता है वो समझाऊंगा, कल आपको प्रोज वाला समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पोएट्री का समझेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंजा समझेंगे, जो आपका स्ट्रेंजा का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दो नंबर का 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एंड आप लोगों से सॉल्व क्वेश्चन अभी डिस्कस किया जाएगा। तो आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का ये वीडियो। देखो लिखा हुआ है, द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब होता है एक जो धतूरे का वृक्ष होता है, वही होता है हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो अब इसका मतलब मीन्स तो आप लोग समझते हो कि कवि कहना क्या चाहता है। कवि कहता है कि जैसे कवि का मन बहुत उदास था, पहले तो बहुत उदास था, तो ऐसे में हुआ क्या कि वह एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था, मतलब धतूरे के वृक्ष के नीचे वो खड़ा था। तो द वे ए क्रो, ठीक है, द वे ए क्रो, तो मतलब वो नीचे खड़ा था, या फिर आप अथवा वृक्ष के नीचे गुजर रहा था। अचानक वृक्ष पर बैठा है कौवे ने, मतलब द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन द, मतलब ऑन मी, यानी कि हमारे ऊपर बैठा हुआ था, मतलब हमारे जैसे हमारे ऊपर वृक्ष था, वृक्ष पर ये बैठा हुआ था, किस पर, हेमलॉक ट्री पर। तो ये बैठा हुआ था, अचानक बैठा हुआ था, तो उसने क्या किया कि वृक्ष को हिलाया, मतलब जो वृक्ष की टहनियां हैं उसको हिलाया। तो द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ से, जो वृक्ष से बर्फ के अत्यंत छोटे छोटे कण उनके ऊपर गिरे। ठीक है, मतलब द डस्ट ऑफ स्नो मतलब फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री के ऊपर वो बैठा हुआ था, तो वहां से हेमलॉक ट्री से, धतूरे के वृक्ष से कुछ जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े लेखक के ऊपर गिरा, जो कवि के ऊपर गिरा। तो यहाँ इसका कुछ मीन्स आपको समझना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर को कवर करा दिया गया है। अब आपको 2 क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस लेसन, ऑफ दिस पोएम। आपको इसमें केवल बताना क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आपको बताना है इस कविता के कवि का नाम केवल बताना है। इसमें अब आई होप कि डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जो आपको लेखक और पाठ का नाम बताना पड़ता था। तो इसके पाठ का नाम आप लोग जानते ही हो, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके लेखक का नाम, इस चैप्टर के जो पोएट है उसका नाम, फिर आपका ये क्वेश्चन में 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा, और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा, और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो मैं ऐसे बोर्ड एग्जाम तक कम से कम 20 पैसेज करा दूंगा स्टेंजा। ठीक है, तो भाई आ जाओ, इसका आंसर देख लेते हैं, और उसी में से ही आएगा, क्योंकि हो सकता है यही बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग लिखो कि द नेम, यही मैं लिखता हूं, द नेम ऑफ, द नेम पहले लिख दें, द नेम ऑफ एंड द पोएट, अब द पोएट, अब ऑफ दिस लेसन, यानी कि ऑफ दिस लेसन इसके लेखक कौन है, इस मतलब है कौन है। अब मैं थोड़ा ब्लैक का यूज कर लूं, इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भाई इसके लेखक हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा फाइनली, कोई दिक्कत नहीं होगा, पहला क्वेश्चन है, और आपको यहां से 2 मार्क आसानी से अचीव हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी है, अगर आपसे पार्ट का नाम भी पूछ लेगा तो डस्ट ऑफ स्नो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ओके, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काफी ज्यादा इजी है इंग्लिश के पेपर। एंड दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई। ठीक है, सिग्निफाई, तो यहां आपको बताओ कि धतूरे के वृक्ष किसका प्रतीक था। व्हाट डज द हेमलॉक ट्री, यानी कि जो धतूरे का वृक्ष था, सिग्निफाई मतलब प्रतीक, व्हाट मतलब था, यानी कि किसका प्रतीक था, व्हाट मतलब क्या, मतलब किसका प्रतीक था। तो बताओ किसका प्रतीक था,
वो था किसका प्रतीक था, अभी मैं आपको यहाँ आंसर लिख के अच्छे से समझा देता हूँ। तो इसका आंसर देख लो, मैंने इस पूरे बुक का जो आपका है ना उसको एक शॉर्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा था और हमें बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ गया था। आपका पूरा बुक वन शॉर्ट में मैंने 3 दिन में इसे पढ़ लिया। अगर आप लोग अगर हमारी तरह मेहनत करो ना तो आप लोग इस बुक को खाली 1 महीने में बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हो। लेकिन अब आप लोगों का जो है हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। द हेमलॉक यानी कि जो धतूरे का वृक्ष है, हेमलॉक ट्री, ठीक है, ट्री। अब सिग्निफाई मतलब प्रतीक एंड डेथ एंड फेयर, डेथ एंड फेयर and it does not signify any positive things positive, ठीक है। मतलब ये क्या था ना कि मतलब किसी पॉजिटिव चीज का ये प्रतीक एनीथिंग, मतलब अभी आपको समझाऊंगा। सिग्निफाई एनीथिंग पॉजिटिव, एक ही एस लिखो पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इजी है अगर आप लोग समझ में आया हो, ठीक है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका 2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। आप लोग इसका जो इसका अर्थ निकालना, आपके बुक में सब कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग अगर इसका अर्थ निकालोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। लेकिन अगर आप लोग नहीं निकालोगे तो भाई हार्ड लगेगा ही लगेगा, ओके। तो ये आपका हो गया पूरा जो आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का। अब हम लोग कुछ सॉल्व क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं, कुछ सॉल्व क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा अर्थ सहित हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा मैंने इसका अर्थ वर्थ सब कुछ निकाल के लिखा था अच्छे से, एंड मैंने सोचा था कि अगर अच्छे से स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। तो आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो पहला क्वेश्चन आप देखो कि हाउ डिड लैंचो फील व्हेन ही सा हिज फील्ड्स कवर्ड विथ द सर्टेन ऑफ रेन, यानी कि क्या कहना है कि जब लैंचो ने अपने खेतों की बारिश की चादर से लिपटे हुए देखा तो उसने क्या महसूस किया। जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही थी तो उसके खेत जो था ना एक इतना ज़्यादा बर्फ गिर रहे थे तो उसके खेत जो है ना एक चादर की तरह लपेट गया था। मतलब उस पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरे, उसके फूल सब बेकार हो गए, मतलब पूरा प्लांट उनका जो था फसल पूरा बेकार हो गया। तो ऐसे में वो क्या महसूस कर रहा था इन सबको देखने के बाद। तो यहाँ देखो आंसर, चलो इधर लैंचो जो आपका फेल्ट सो सर्टिफाइड व्हेन ही सा हिज फील्ड, ठीक है। यहाँ कहने का अर्थ है कि लैंचो ने जब अपने खेत को देखा, मतलब लैंचो ने जब अपने खेतों को बारिश की चादर से लिपटे हुए देखा तो उसे बहुत संतुष्टि हुई, मतलब उससे बहुत संतुष्टि हुई। सिग्निफाइड सर्टिफाइड मतलब संतुष्टि। एंड व्हेन ही सा हिज फील्ड जब अपने खेतों को देखा, कवर्ड विद द सर्टेन ऑफ रेन यानी कि बारिश से चादर की तरह लिपटा हुआ। हिट हार्ट उसने सोचा, क्या सोचा, हिट हार्ट उसने सोचा डैट कि ही वुड गेट गुड हार्वेस्ट एंड अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। अब यहाँ क्या है, यह कहने का अर्थ है कि उसने सोचा कि अच्छी फसल प्राप्त होगी और वह एक अच्छी धनराशि कमाएगा। मतलब क्यों संतुष्ट हुआ कि पहले तो बारिश हो रही थी, धीरे धीरे से बूंद बूंद बढ़िया से गिर रहा था और खेत अच्छे से फसल जो है ना पानी पा रहे थे। तो ऐसे में वो इतना ज़्यादा संतुष्ट हुआ कि अब की बार बहुत ज़्यादा कमाई होगी, हमारा फसल बहुत अच्छा है। लेकिन अचानक इतनी तेजी से ओले गिरने लगे, इतने सारे बर्फ गिरने लगे कि उनका जो खेत था वो बिल्कुल से खराब हो गया। तो ये तो उसके पहले की बात है, जब ओले नहीं गिर रहे थे उसके पहले जब लैंचो ने अपने खेत को देखा था तो बहुत संतुष्ट हुआ था और सोचा अब की बार बहुत ज्यादा हमें फायदा होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है। अब अगर ऐसे में भाई दिक्कत होगा तो आप लोगों को इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, इंग्लिश को। चलो फिर समझ में आ गया ना। अब भाई देखो न्यू चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं। अब न्यू चैप्टर ऐड किए गए हैं तो सभी जो टीचर्स थे वो तो पुराने चैप्टर को पढ़ा रहे थे और उसमें एक्सपीरियंस अच्छा था।
बट अब जब न्यू चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं तो ऐसे में सभी को मतलब कोई भी टीचर हो उसको थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला हुज एनविग्नेबल एंड sacrifice lead the way of freedom to साउथ अफ्रीका। यहां कहने का अर्थ क्या है कि जैसे मंडेला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी कि मंडेला के अनुसार, हुज अनमैग्निबल यानी कि यहां कहने का अर्थ है कि किसके अल्प बलिदानों से, किसके अल्प बलिदानों से। यहां अल्प इसका होगा या फिर कल्पनीय, काल्पनीय, अकाल्पनीय एन लिखा हुआ है। अगर इमेजिनेबल होता तो कल्पनीय हो जाता, लेकिन एन इनेजबल यानी कि ये होगा अकल्पनीय। सैक्रिफाइस मतलब बलिदानों से, लीड टू द वे ऑफ फ्री टू द साउथ अफ्रीका यानी कि किसके दक्षिण अफ्रीका की आजादी का मार्ग प्रस्ताव मतलब संभव किया था, मतलब प्रस्ताव किया था। तो ऐसे में आपको बताना है कि लीड द वे ऑफ फ्रीडम यानी कि आजादी टू साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका को। अब यहाँ आपको आंसर देना है अकॉर्डिंग टू मंडेला के, यानी कि किसके अनुसार, मंडेला के अनुसार। क्या कहना है ये देखो, जैसे मंडेला के अनुसार क्या है कि द डे ऑफ फ्रीडम हैड कम थॉट द एन देखो एन इमेजिनेबल एंड सेक्रीफाइस, ठीक है, of thousands of people of South Africa whose sufferings and courage can never to be counted of और repaid। अब देखो यहां कहने का अर्थ है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी कि मंडेला के अनुसार, मतलब द डे ऑफ फ्रीडम यानी कि आजादी का दिन, जो आजादी का दिन था, हैड कम मतलब आया था, थॉट द एन इमेजिनेबल सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के हजारों लोगों के अल्पनीय बलिदान के कारण आया था। यहाँ देखो इसका मतलब होता है अकाल्पनीय और इसका होता है बलिदान, यानी कि साउथ अफ्रीका के, या देखो थाउजेंड्स मतलब हजारों, पीपल मतलब लोग, साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका के हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान से फ्रीडम मतलब आजादी आया था। कितना इजी है आप समझो। द डे ऑफ फ्रीडम यानी कि आजादी का दिन, हैड का मतलब आया था, थॉट मतलब सोचा या फिर आया था, उसी में जुड़े रहो। द एन इनेबल इमेजिबल एंड सैक्रिफाइस यानी कि अकल्पनीय बलिदान ऑफ थाउजेंड्स पीपुल यानी कि हजारों लोगों के, ऑफ साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के, यानी कि शॉर्ट में अगर आप कहना चाहते हो कि आजादी का दिन दक्षिण अफ्रीका के हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के कारण आया था। ठीक है, समझ में आ गया। हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। रिपेड मतलब दोबारा देना या फिर काउंटेड मतलब गिनना। तो यहां कहने का था जिसके बलिदान और शौर्य को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता। इसका मतलब होता है रिपेड मतलब चुकाना, एंड इसका मतलब होता है काउंटेड मतलब गिनना। तो हुज सफरिंग एंड करेज यानी कि उनके जो साहस है, और साहस, एक तो साहस हो गया, एंड एक शौर्य को कैन नेवर कभी नहीं काउंटेड और रिपेड यानी कि चुकाया नहीं जा सकता और गिना नहीं जा सकता। बहुत इजी समझ में आ गया होगा, काफी इजी मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। न्यू बुक है तो आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, मैंने कई सारे चैप्टर से लिया है। अब ये भाई चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, तो अब भाई इसका एक क्वेश्चन देखो, व्हाई वाज द एंटायर क्लास क्विलिंग, ठीक है, क्विकिंग इन द देयर बूट्स, यानी कि अब आपको बताना है कि पूरी क्लास डर से क्यों कांप रही थी, मतलब डर से क्यों कांप रही थी, ये आपको बताना है। व्हाई एंटायर क्लास यानी कि पूरी क्लास, ठीक है, क्विकिंग, ठीक है, मतलब कांपना, इन द देयर बूट्स, ठीक है, तो पूरी क्लास डर से क्यों कांप रही थी ये आपको बताना है। तो चलो फिर हम लोग सबको समझते हैं अच्छे से, यार हमारे साथ हो तो अच्छे से सब कुछ समझ जाओगे। देखो, एज द टाइम फॉर डिक्लियरिंग यानी कि डिक्लियरिंग मतलब डिक्लेयर करने का समय था, द एनुअल रिजल्ट वेयर कमिंग क्लोजर, यानी कि कहने का अर्थ है कि बहुत अच्छा समय था, वार्षिक परिणाम का समय समीप आ रहा था। जो देखो एनुअल रिजल्ट यानी कि वार्षिक रिजल्ट, जो वार्षिक का रिजल्ट आता था वो समय आ रहा था। ठीक है, तब आ रहा था तो शिक्षक जो थे ना जल्दी ही एक बैठक में यह फैसला लेने वाले थे, यानी कि जो टीचर्स थे, टीचर वुड मतलब जो, मतलब दूसरा पे यूज करें, टीचर मतलब जो अध्यापक थे, वुड डिसाइड मतलब फैसला लेना, हुम यानी कि फैसला जल्द ही लेने वाले थे। और क्या फैसला लेने वाले थे कि कौन पास होगा यानी कि टू बी पास, एंड हुम टू रिटर्न इन द सेम क्लास, और कौन मतलब
और कौन इसी कक्षा में रोक लिया जाएगा। रिटर्न, रिटर्न मतलब सेम क्लास, यहाँ रिटर्न मतलब दोबारा, और सेम क्लास, सेम क्लास मतलब अगर 10th में हो, फेल हो गए तो फिर से 10th में पढ़ना होगा। तो वही रिटर्न इन द सेम क्लास एंड इन द मीटिंग सून, ये बहुत जल्दी मीटिंग होने वाला था। डेट इज व्हाई, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि रोक लिया जाएगा, एंड इसलिए डेट इज व्हाई द होल क्लास वाज क्विकिंग इन दियर वुड्स, यानी कि इसी के कारण जो था ना पूरी क्लास डर से कांप रही थी। तो कितना इजी है, अगर आप एक बार समझो, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत है नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप हमसे डरो ना, आपको ध्यान से समझना है। कहने का है कि मतलब पूरी क्लास कांप क्यों रही थी। अब ऐसे में आप सोचो, जैसे आप क्लास में टॉपर हो, अच्छे से पढ़ रहे हो और पूरे क्लास में टॉप करते हो, अब आपका 10th का रिजल्ट, 9th तक तो आपने किया, अब 10th का रिजल्ट आने वाला हो, मतलब एनुअल एग्जाम का, और आपको मतलब अगर टीचर 11th का समझ लो, टीचर आपको नंबर बता रहे हो और आप कापेंगे क्योंकि आप सोचोगे कि अब की बार कौन टॉप किया, हम किए या नहीं। और अगर जैसे ही आपको पता चले कि हमारा नंबर सबसे ज्यादा, उसी आपका कांपना जो है बंद हो जाएगा, आप खुशी से खिल उठोगे। तो इसीलिए जो क्लास थी वो क्यों कांप रही थी, क्योंकि वार्षिक परिणाम का समय समीप था और जो शिक्षक थे, जो टीचर थे, वो जल्द ही बैठक करने वाले थे कि किसको पास किया जाए और किसको उसी कक्षा में रखा जाए, इसलिए पूरी क्लास कांप रही थी। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां फिर से समझ लो, एज द टाइम फॉर डिक्लेयरिंग द एनुअल रिजल्ट वी आर कमिंग क्लोजर टीचर वुड डिसाइड, यानी कि टीचर जो थे वो डिसाइड करने वाले थे किसको पास किया जाए और किसको रिटर्न इन द सेम क्लास, किसको उसी क्लास में दोबारा किया जाए। इन ये मीटिंग सुनी, इसका मीटिंग जल्द ही होने वाला था, एंड दैट इज द होल क्लास वाज क्विकलिंग एंड दियर वुड्स, यानी कि इसीलिए पूरी क्लास कांप रही थी। भाई इतना अच्छा समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि आपको अगर ऐसा समझाऊंगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया कमेंट करना, समझ में आ गया तो कमेंट करना कि सर समझ में आ गया, तो मैं आपके लिए सभी क्लास जल्दी से इंग्लिश की क्लास लाने वाला हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सभी लोग ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं अभी आपको समझा दूंगा, क्योंकि समझाने का काम मेरा है, तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ओके, देखो यहां लिखा क्या है, समझो। लिखा हुआ है व्हाई डिड, जो मतलब मैडी हैव स्लीपनेस नाइट, यानी कि जो मैडी थी, मैडी रातों की नींद क्यों नहीं आती थी, रातों को नींद क्यों नहीं आती थी। व्हाई मतलब क्यों, डिड मतलब आती थी, मैडी मतलब मैडी को, हैव स्लीपनेस यानी कि रात को नींद, नाइट्स मतलब रात को नींद, यानी कि मैडी को रात को नींद क्यों नहीं आती थी, इसका कारण बताना है। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े हो तो भी निधड़क रहो यार, हम आपको समझाने वाले हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप चैप्टर्स की बात है तो चैप्टर्स आप शॉर्ट में पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे कराने वाला हूं। देखो आंसर, मैडी हैड स्लीपलेस नाइट बिकॉज शी वाज वेरी अपसेट अबाउट रिमेनिंग साइलेंट व्हेन, अब देखो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा हिंदी समझो। मैडी की रातों को नींद इसलिए नहीं आती थी क्योंकि वह अपने खामोश रहने के बारे में जब पैगी थी एंड वांडा को छेड़ती थी। यहां देखो जो पैगी है एंड टीस्ट वांडा, ठीक है, टीस्ट वांडा यानी कि वांडा जैसे अपने खामोशी, कोई ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा खामोश रहते हैं, तो वो जब अपनी खामोशी को, वांडा एक नाम है, ये वांडा है और ये है पैगी, तो पैगी और वांडा से छेड़ती थी तो दुखी थी, मतलब उससे दुखी होती थी। टीस्ट मतलब दुखी, समझो मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। देखो मैडी हैज स्लीपलेस नाइट, यानी कि मैडी को रात को नींद इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज, क्योंकि शी वाज वेरी अपसेट, वो बहुत ज्यादा अपसेट थी अबाउट रिमेनिंग साइलेंट, अपनी खामोशी को याद कर रही थी। और व्हेन पैगी टीज्ड वांडा, और जब वांडा और उनको अपनी खामोशी बता रही थी तो वो बहुत ज्यादा दुखी थी। शी फेल्ट असेम्ड, अब देखो अब आप समझो, ऑफ दियर बिहेवियर्स एंड फेल्ट दियर डैट, अब डैट के इधर समझो, डैट के इधर, उसे अपने व्यवहार का शर्म महसूस हो रही थी, यानी कि सी फेल्ट, उसे महसूस हो रहा था, असेम्ड ऑफ दियर बिहेवियर यानी कि अपने व्यवहार का शर्म महसूस हो रहा था, डैट की शी वुड नेवर बी एबल टू अपोलाइज टू वांडा, यानी कि बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ना जरूर। वह कभी भी वांडा से माफी नहीं मांग पाएगी, वो कभी भी वांडा से माफी नहीं मांग पाएगी। बस इतना सा है और आपको समझ में भी आ गया होगा। कहने का अर्थ है कि वो वांडा से, इसमें 3 बातें हैं। जो मैडी थी, मैडी को नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो अपने जो खामोशी के बारे में जो पैगी थी और वांडा के साथ छेड़ती थी तो बहुत ज्यादा दुखी होती थी, ठीक है, और उसे अपने व्यवहार पर शर्म महसूस होता था। यहाँ देखो सी फेल्ट, उसे महसूस होता था,
अशेम्ड टू यानी कि महसूस होता था शर्म, एंड टू हर अपने बिहेवियर्स पर, उसे अपने बिहेवियर पर शर्म महसूस होता था और वो कभी भी अब वांडा से माफी नहीं मांग पाएगी। यहाँ एबल मतलब जो एबल होते हैं और माफी मांगना, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप कि समझ में आ ही गया होगा क्योंकि बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब ये 4 क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस कर लिया है, इसको आप लोग याद कर लेना। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, अब लॉन्ग क्वेश्चन बाद में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई आपको सब कुछ समझाया जाएगा। अब देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे समझा दूंगा, इंपॉर्टेंट जैसे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अच्छे समझा दूँ, फिर आप लोगों को अगला क्लास जो ऐसे है उसका पूरा शॉर्ट दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको ये 4 क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो बताना कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, और क्वेश्चन अपलोड करो, लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड करो, और शॉर्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री के कुछ क्वेश्चन अपलोड करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको मैं सब कुछ अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट से समझ लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट से देख लो, सब कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट एस्से की बात आती है तो इंपॉर्टेंट एस्से में जैसे आपका पहला है, थोड़ा आप मैंने बड़ा कर दिया, जूम कर दिया है कि माई मदर या फिर माई ग्रैंड मदर। जैसे आपने माई मदर पर अगर आपको एस्से याद हो गया तो आपको माई ग्रैंड मदर, जहाँ मदर है वहाँ ग्रैंड मदर कर देना है। माई फादर, जहाँ आप मदर लिख रहे हो वहाँ फादर कर दो। माई ब्रदर, माई सिस्टर, आपको अगर एक याद कर लो माई मदर पर अच्छे से या फिर माई ग्रैंड मदर पर, तो आप सभी पर लिख सकते हो। थोड़ा आपको चेंजेस करना पड़ेगा, कहीं आप हर लिखते हो तो हर लिखोगे, जैसे हर आपने लिखा तो ये भाई जैसे लड़कियों के लिए लिखा जाता है, वुमेन्स के लिए लिखा जाता है, तो जैसे आपने हर लिख दिया अपने के लिए तो वहां आपको हिज करना पड़ेगा। आपने सी लिख दिया तो वहां ही करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। अगर आपको माई फादर पर लिखना है, माई ब्रदर पर लिखना है, ठीक है, और अगर सिस्टर, माई मदर, माई ग्रैंड मदर लिखोगे तो सब वही रहेगा। ओके, समझ में आया। दूसरा देखो माई टाउन और माई विलेज, जहां माई टाउन है वहां माई विलेज, ये सब एक ही है। माई टाउन, माई विलेज, ये आपके दोनों एक ही चीज है, चाहे आप टाउन को हो चाहे विलेज को हो। नगर इसका भी होता है, इसका आपका गांव होगा, नगर गांव एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से माई विलेज एंड या फिर माई टाउन, इस पर भी आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके 2 एस्से कंप्लीट हो गए। अब तीसरा एस्से, चौथा एस्से, पांचवा एस्से, 5 एस्से बताऊंगा। तो चौथा तीसरा एस्से समझ लो कि माई फेवरेट टीचर। माई फेवरेट जैसे आपके कोई फेवरेट टीचर हो, उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, ड्रेस बताना है एंड कुछ पढ़ाई लिखाई जो उनके हैं, ठीक है, ये सब बताना है। चौथा है पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन में आपको प्रदूषण के पूरा याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कोविड-19 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5वां एस्से कोविड-19 पर आपको एस्से लिखना है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने 5 एस्से को डिस्कस कर दिया केवल 1 मिनट में, तो आप इन 5 एस्से को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना। और आप करने वाले हैं ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेट 90+ एंड आपको सबसे पहले मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है एंड 2 मार्क आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क। जैसे अगर आपके जो प्रीपोजिशन होते हैं उसको आपको थोड़ा सा एडवांस नहीं बल्कि आपको अपने बुक से पढ़ लो और आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा प्रीपोजिशन में। लेकिन बच्चे सोचते क्या है कहीं हार्ड ना आ जाए, मैं आपको गारंटी देता हूं हार्ड आएगा नहीं। और अगर इन जो मैं बताता हूं जितना उतना तैयार कर लोगे तो आप अच्छा परसेंटेज ले आओगे एंड आगे भी और सारे प्रीपोजिशन कराए जाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रीपोजिशन आएगा, क्वेश्चन पहला सीता डाइड, यानी कि सीता डाइड, फिर यहां आपके कॉमा 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 रहेंगे, फिर ब्रेस्ट कैंसर। देखो जैसे अब आपको यहां भरना है क्या वो आपको पता होना चाहिए। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे विथ, वाई या ऑफ, यानी कि 3 में से किसी एक को भरना है एंड आप अपना माइंड को लगाइए और आप तुरंत भर दीजिए। तो यहां आपको भरना क्या है ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसे नहीं पता होगा। तो आप याद कर लो ऑफ, इसके रूल्स होते हैं थोड़ा, उसे पढ़ना पड़ेगा और आप तुरंत ओनली 2 मिनट में प्रीपोजिशन कर सकते हो। नहीं जानते हो रूल्स बता देना, मैं आपको स्टडी करा दूंगा एक ही वीडियो में पूरा खत्म प्रीपोजिशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसमें आपको भरना है ऑफ। यहां देखो ही हैज बीन चार्ज्ड, फिर यहां कॉमा कॉमा, फिर थीफ्ट, यानी कि अब यहां आपको क्या भरना है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे चार्ज्ड यहां लिखा हुआ है तो इसके साथ हमेशा ही क्या भरा जाता है
आपके ऑप्शन है फॉर या ऑफ या विथ। तो हमेशा याद रखना इसके साथ विथ भरा जाता है। क्या भरा जाता है? विथ। ये याद रखना। कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसके साथ हमेशा वही भरा जाता है। जैसे आपके कॉपी या किताब में कई सारे लिस्ट दिए होंगे 1 या 2 पेजेस का, उसमें आपका लिखा रहता है कि इसके साथ हमेशा यही भरा जाता है। ठीक है, जैसे ये ऐसी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आते हैं, जैसे सिंस या फॉर वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ही हैज बीन इल फिर डॉट डॉट मंडे, यानी कि अब आपको यहाँ सिंस भरना या फॉर या फ्रॉम। फ्रॉम तो ऑलरेडी है नहीं, अब आपको भरना क्या है? सिंस या फॉर। जैसे टाइम दिया हो या फिर दिन दिया हो तो वहाँ आप यहाँ हैज बीन लगा हुआ है, यानी कि आपका कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए आपका टाइम है और टाइम में आपको सिंस या फॉर भरना पड़ता है। तो अब यहाँ क्या भरोगे? सिंस भरोगे या फॉर? अब आपको पता होगा कि आप यहाँ क्या भरोगे। जैसे मंडे एक निश्चित टाइम है कि मंडे को करना है बस, तो यहाँ आपको सिंस भरना है। ओके, तो यहां आपको क्या भरना है? सिंस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप फोकस करो कि द बॉयज वी आर रनिंग फिर डॉट 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 द रोड। अब यहां आपको क्या भरना है? दो या एट या अलोंग। तो अब देखो, जैसे द बॉयज बहुत सारे बच्चे हैं, वी आर रनिंग यानी कि दौड़ रहे हैं किस पर? रोड पर। बट वहां आप प्रीपोजिशन आपके 3 हैं, एक है दो एंड है एट, एक है अलोंग। तो अब इसमें से आप क्या भरोगे ये तो आपको नहीं पता, लेकिन प्रीपोजिशन आप भरोगे क्या वो आप देखो। इसमें भरा जाएगा अलोंग। अलोंग। ओके, तो यहां आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है कंप्लीट। तो यहां आपका ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अलोंग है, इसमें सिंस है, एंड इसमें विथ है, एंड इसमें ऑफ है। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अगला है लास्ट नंबर है 5 नंबर। सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट की बात की गई है, तो यहां भी सिंस फॉर या फ्रॉम ऑप्शन नहीं है, मैं दे देता हूं सिंस फॉर या फ्रॉम। ये आपके ऑप्शन है। 5 ऑप्शन है, सॉरी 5वां क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन है। तो इसमें आपका लास्ट नाइट है यानी कि निश्चित समय है, तो यहां आप सिंस भर दो, सिंस आपका हो जाएगा। तो यहाँ आपके 5 मैंने प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन करा दिए। ऐसे अगर मैं अपना जब तक आपका बोर्ड एग्जाम आएगा 5 टेस्ट ऐसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, तो 5 हम 25 क्वेश्चन में करा दूंगा। और अगर आप कहोगे तो इसके लिए एक बढ़िया सा वीडियो बन जाएगा और आप वहां से सारा तैयार कर सकते हो, केवल कहना है आप लोगों को। ओके, तो आ जाओ, अब हम लोग आएंगे अगले टॉपिक की ओर, लेकिन इसे नोट कर लो। आप लोग इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो। मैंने कई सारे अभी तक पढ़ाए हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस, एंड इंग्लिश के कुछ ग्रामर भी पढ़ाया गया है। एंड अब आपको थोड़ा और ग्रामर थोड़ा और आगे ले चलता हूँ, ठीक है। फिर आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एंड चॉइस वाले क्वेश्चन, सब कुछ। तो यहाँ आ जाओ, हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है उससे देख लेते हैं। यहां आपका क्वेश्चन क्या है? ये है आपका ही टीचेस मी इंग्लिश, यानी कि वो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? पैसिव वॉइस में कुछ है नहीं, यहां आपका जो इंग्लिश है इसको लेना है, इंग्लिश। ठीक है, तो यहां आपका इंग्लिश लिखो, इंग्लिश। अब यहां आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पैसिव वॉइस में बनता है तो इज आरएम लगता है, तो इज लगा लो। अब टीचेज, टीचेज का यहां पी भी लिखते हैं, पैसिव वॉइस, पी मतलब पैसिव, वी मतलब वॉइस, पैसिव वॉइस। अब टीच, टीचेज, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। क्या होगा? टॉट होगा।
ठीक है। अब यहाँ आपका यही डिफरेंस है कि यहाँ टू मी लग जाएगा, क्योंकि मैंने ये अगर मी देखा जाए तो यहाँ इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा याद रखना, आपके लिए थोड़ा हार्ड है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बाई लगा के आप यहाँ जो ही है सब्जेक्ट वो इधर ऑब्जेक्ट में आएगा तो हिम में बदल जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका आंसर यही होगा, एक्टिव है ये, पैसिव है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम? डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम? ठीक है, अब देखो यहां योर वर्क जो है वो तो आपका ऑब्जेक्ट है एंड यहां यू जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आप यहां लिख क्या सकते हो, डिड लगा हुआ है, डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, और ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होता है, और अगर पास्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट तो आपका यहां वाज या वेयर, वर या वेयर या इसका वो होता है, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज या वेयर। तो आप यहां डिड लगा हुआ है तो यहां क्या लगाओगे, वाज लगा दो। चलो मैंने वाज लगा दिया। अब आपका यहां जो योर वर्क है ये आपका ऑब्जेक्ट है, वाज योर वर्क, या फिर दा वर्क लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं, मैंने गूगल पे देखा था, सर्च किया था और दा वर्क सही है। ठीक है, एंड वाज द वर्क। अब यहां फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फिनिश्ड। देखो अगर आपको थर्ड फॉर्म आते नहीं तो ईडी लगा दिया करो, आपका थोड़ा बन जाता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, ईडी यानी कि फिनिश है फिनिश्ड कर दो, वाश है वाश्ड कर दो, अगर याद नहीं है तो ईडी लगाकर आप लिख दिया करो, छोड़ा ना करो। ठीक है, अब यहाँ यू क्या है, बाई लगा लो, बाई। अब यहाँ सब्जेक्ट है बाई एंड बाई, यू आपका सब्जेक्ट है तो यू लगा लो। ठीक है, एंड अब यहाँ इन टाइम, इन टाइम सॉरी इन टाइम, इन टाइम आप यहां भी लिख सकते हो और यहां भी लिख सकते हो बाई के आगे। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ये आपका अलग है भाई, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पैसिव वॉइस का। हर एक चीज समझ लो, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत हो नहीं। अब देखो यहां लिखा हुआ ही इज कॉलिंग मी, यहां तक पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही थी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की। अब थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पी से प्रेजेंट, सी से कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ इज आर एम इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इसका जो इसमें होगा इज आर एंड एम, ये आर लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इसके साथ एम है, ये एम, एंड इसके साथ विंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, विंग, ये याद रखना थोड़ा सा। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो वही वाज रहेगा या वेयर रहेगा एंड इसके साथ विंग जुड़ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, इसमें आपको वाज या वेयर के साथ विंग जोड़ देना है या इजारम के साथ विंग जोड़ देना है, बस इतना ध्यान में रखना है। ओके, आ जाओ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ लिखा हुआ है ही इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग मी, तो यहाँ मी आपका ऑब्जेक्ट है और मी को आप सब्जेक्ट में बदल दो, आई। ठीक है, और आई के साथ हमेशा एम लगता है, चलो एम लगा दिया, लेकिन एम के साथ आप पैसिव वॉइस में बना रहे हो तो विंग जरूर जोड़ देना। क्या जोड़ोगे, विंग। अब कॉलिंग, कॉलिंग हमेशा याद रखना पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट जो आपका क्रिया है वो आपका थर्ड फॉर्म लगेगा, तो यहाँ कॉल्ड, कॉल्ड। ठीक है, एंड वाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। चलो ये भी बन गया। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी शुरुआत में, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और तुरंत आप 2 मिनट में बनाना सीख जाओगे। प्लीज कीप टू द लेफ्ट। अब देखो यहाँ अगर प्लीज आ जाए तो यू आर रिक्वेस्टेड लगाओ, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज प्लीज मुझे जगह दो, प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ प्लीज आ जाए तो आप यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ कीप है ना, कीप, तो यहां टू कीप लगा लो, एंड फिर आप यही नोट कर लो, टू द लेफ्ट। ओके,
कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान लग रहा होगा। यहां देखो अगला है, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। इज आ गया एंड आईएनजी जुड़ गया, तो इसका मतलब वही चीज है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट आपका हिज ब्रदर है, तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट के अनुसार आप इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करो। हिज ब्रदर, अब ब्रदर के साथ इज लगेगा एंड विंग आप साथ में जोड़ लो, विंग एंड हेल्प का थर्ड फॉर्म मैंने कहा है ना याद हो तो हेल्प लगा दो, वैसे सही है, लेकिन अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत है नहीं, बाई ही आपका हिम में बदल जाएगा। यहां से मैंने फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देख लिया, आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देख लिया गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब थोड़े हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश जो आपका स्पेलिंग वाला सीखेंगे, जो आपके 1 नंबर का पूछा जाता है, आधा आधा नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पहला वी, फिर यहाँ डॉट है, फिर एल, फिर डॉट एंड डब्ल्यू। तो वी, अब आप माइंड अपना लगाओ, हो क्या सकता है यहाँ बन क्या सकता है जिसका कोई अर्थ निकले, तो यहाँ विलो होगा, वी ई एल ओ डब्ल्यू, एल ओ डब्ल्यू, ये एल है थोड़ा बड़ा कर दें, वी ई एल ओ डब्ल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां देखो डी एंड यहां खाली स्थान एस, फिर खाली स्थान आई, पी खाली स्थान ई, तो यहां हो जाएगा डिस, डी आई एस डिस, सी आई पी एल ई डिस के पहले, ठीक है, सी आई पी एल ई। अब यहां हो गया ये, अगला देखो वी एल, फिर खाली स्थान वी, तो विलीव आप इससे कर सकते हो कि यहां विलीव बन सकता है। तो विलीव का स्पेलिंग क्या होता है ये नहीं पता तो कैसे भरोगे, तो थोड़ा आपको इंग्लिश तेज करना पड़ेगा। तो विलीव, वी ई एल आई ई वी, विलीव, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहां तक हम लोग 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कर चुके हैं। अगला देखो, यहां 4 नंबर सारे इंपॉर्टेंट है, जे, फिर खाली स्थान एस, फिर टी, फिर खाली स्थान सी, फिर ई। अब यहां आप थोड़ा माइंड लगाओ, यहां क्या हो सकता है, जस्टिस, जे यू एस टी आई सी ई, जस्टिस, क्या हो सकता है, जस्टिस। एंड लास्ट है, यहां देखो, यहां लिखा हुआ है सी ओ एल, खाली स्थान जी ई, फिर यहां आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा माइंड आ गया होगा, सी ओ एल एल ई जी ई, कॉलेज। तो ये मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द स्पेलिंग देख लिया गया, एंड ये आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। ओके, तो यहां से आप इसे भी कंप्लीट कर लेना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, इससे पहले भी मैंने कुछ रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस कराए थे, लेकिन ये सारे चेंज हैं, अलग अलग हैं। जैसे वो सारी चीजें अलग थी, ये सारी चीजें अलग है, यानी कि वो 5 अगर आप सीखे तो यहाँ से 5 फिर से सीख लो, आपका फिर से 10 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर एक वीडियो देखो, हर एक वीडियो में मैं अलग अलग क्वेश्चन लाता हूँ और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड। अब यहाँ आपको इसका आंसर यानी कि इसका उत्तर, या फिर आंसर, उत्तर नहीं, हिंदी थोड़ी नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ आपको जो रिक्वेस्टिंग है, सॉरी हाँ चलो, RTI, रिग्रेटिंग, जी है जी, रिग्रेटिंग हिज लॉस, ठीक है, रिग्रेटिंग हिज लॉस। अब आप कॉमा लगाओ। अब द ग्रेडी सेलर, जो एक लालची व्यापारी था, द ग्रेडी सेलर क्राइड। ओके, तो ये आपका हो गया इसका आंसर।
थोड़ा आपको अपना माइंड अच्छे से करना पड़ेगा इन सबको सीखने के लिए। अगला है स्कूल नॉट डिड टू ही गो। अब ऐसे कोई थोड़ी नहीं बनाता है टेंस। टेंस जैसे बनाते हो सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उस तरह से इसे बनाओ। तो यहाँ ही, अगर ही, सी, इट, दिस, डेट, आई, वी, यू, दे ये सब आ जाए तो आगे सब्जेक्ट हो जाता है ही। डिड आ जाए, वाज आ जाए, वियर आ जाए, इज आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, सैल आ जाए, विल आ जाए तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो यहाँ आप डिड लिखो और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देखो नॉट आ जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब के एकदम बगल नॉट लिखो। अब आओ, अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना क्या है, अपनी क्रिया। क्रिया आ जाए, जैसे गो आ जाए, ठीक है, गो, कम आ जाए, ठीक है, कट आ जाए, तो ये सब आपका क्रिया हो जाता है, गो टू। अब स्कूल आ जाए, होम आ जाए, एंड सॉरी सब कुछ, जैसे ताजमहल आ जाए, ये सारी आपके ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ये आपका हो गया आंसर। अगला देखो, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी द। मैंने कहा है ही, सी, इट, वी, दे, डेट, ये सब आ जाए, डेट नहीं, वी, तो वी आपको आगे लिखना है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। वी के साथ आपका कोई यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ आपको प्ले लिखना है। प्ले के साथ आपको फुटबॉल लिखना है, फुटबॉल। और अगर जैसे इन इवनिंग आ जाए, सैल जैसे वो सिंस 5 आवर आ जाए, तो ये सारी 5 o'clock आ जाए, तो ये सारी चीज़ें आपके लास्ट में लिखा जाता है। हैव टॉट यू आई इंग्लिश। वाओ, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये दोनों चीज़ें आ गई, यू आई दोनों आ गया। तो देखो आई जो है ना, आई को पीछे नहीं लिखा जा सकता। आई को अगर लिखा जाएगा पीछे तो मी की तरह लिखा जाएगा, लेकिन यू को लिखा जा सकता है, इसलिए आई टॉट सॉरी हैव है, हाँ हैव यहाँ लिखिए ना, सॉरी, आई हैव टॉट यू इंग्लिश। ये आपका आंसर हो गया। इज द राउंड अर्थ, ये तो बहुत अच्छी है। अर्थ आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी, इज द लगा लो आगे भाई, सॉरी, द राउंड। ये आपके रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हो गए। तो यहां से मैंने कई सारे टॉपिक्स आपके क्लियर ही करा दिए। मैंने सोचा है कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में मैंने देखा है सारे बच्चे कह रहे थे सर इंग्लिश की वीडियो अपलोड करो, इंग्लिश ग्रामर की, यानी कि सब इंग्लिश की वीडियोस। तो मैंने अभी फिलहाल कई सारे इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एंड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा होगा, क्योंकि ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, एंड मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल में पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। 90% अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और मैंने कई सारे चीज़ें करा दिया है, ये देख लो, ये देख लो, कई सारे पेजेस हैं जो मैंने पढ़ा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके इंग्लिश के थे, ठीक है। चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी हमारे चैनल से पढ़ सकें हर एक सब्जेक्ट क्लास 10th का, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो तो कोई और लाभ उठाए तो अच्छी बात है। तो चलो फिर इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।